मोतिहारी से सीएम नीतीश ने की समाज सुधार अभियान की शुरुआत। सीएम के अभियान पर विपक्ष ने किया तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा, पहले खुद में लाए सुधार। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के फिर दिया विवादित बयान। मांस मछली खाने वाले ब्राह्मणों पर साधा निशाना। ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जारी चर्चे को कांग्रेस के कई नेताओं ने किया खारिज। बिहार प्रभारी द्वारा भेजे गए पत्र। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे चिराग की पार्टी। लोजपा रामविलास। राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद लिया गया फैसला। बक्सर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑटो चालकों का प्रदर्शन। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी पर अवैध वसूली का आरोप। जाम में फंसे जिलाधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आगे खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले राजनीतिक जगत की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से समाज सुधार यात्रा की समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। अपने इस अभियान रूपी यात्रा के शुरुआत से पहले सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किया और साथ ही साथ यात्रा की शुरुआत की। सीएम की यात्रा शुरुआत के दौरान जिला प्रभारी सह मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, गन्ना और विधि मंत्री सह स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार भी मौजूद रहे। वहीं यात्रा की शुरुआत के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने जीविका दीदियों से भी बातचीत की। इस दौरान सीएम ने जीविका दीदियों से कहा कि शराबबंदी का अभियान जारी रहेगा और जीविका दीदियों की भूमिका इस अभियान में काफी महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद उन्होंने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं यात्रा के बाद पटना लौटे सीएम ने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया और पत्रकारों से बचते नजर आए। वहाँ पर जो कुछ भी हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है उस सब पर बात किए और करके हम बैठने लगे। उसी बीच में वहाँ बड़ी संख्या में सब महिलाओं की ही मीटिंग थी, तो सब ने, और जीविका समूह की थी, सब ने पीछे से कहना शुरू कर दिया, शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए। तो हम तो बैठ रहे थे, तो हमने सबसे पूछा कि भाई क्या बोल रही है, तो वही बोली कि हमको भी तो यही लग रहा है। तो वापिस आ करके और उसी समय मेरे मन में ये भाव जगा कि भाई अब जब मांग कर रही है महिलाएं, हम तो सब जगह कह रहे हैं कि अभियान चलाइए, लोगों को प्रेरित करिए, दारू पीना लोग बंद करें, तो ये सब बात तो कर रहे थे कोशिश, लेकिन उसका उतना ज़्यादा लाभ नहीं होता था। तो जब महिलाओं ने ये बात कह दी कि साहब इसको लागू करिए, तो हम लौट करके आए और हमने साफ कह दिया कि अगर अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। 2015 की बात थी, उसके 3-4 महीने के बाद चुनाव था और ये जहां तक हमको याद है ये संभवतः जुलाई की बात है। तब से लेकर के जो कुछ भी कर रहे हैं तो सब मिला तो हम लोग। वहीं सीएम के समाज सुधार अभियान पर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यात्रा को विफल बताया और कहा कि समाज सुधार यात्रा से एक बार फिर सीएम को अपने सहयोगियों को सुधारने की जरूरत है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होगी तो बैठे बैठे ही समाज में सुधार हो जाएगा। की बात तो चलो कोई बात नहीं, उस पर हमको नहीं टिप्पा टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की ज़्यादा जिम्मेवारी जो है सरकार को और सिस्टम को सुधारने की होनी चाहिए। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार नहीं, कारखाना नहीं, कुछ नहीं। हर सूचकांक में नीति आयोग के बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इसको कौन सुधारेगा? हमने तो कई बार जो सवाल उठाया और नीतीश जी से हम कहना चाहिए समाज तो सुधरा हुआ है, लेकिन आपको समाज में कौन सी ऐसी चीज़ जो है बुरा लग रहा है भाई, जो आप सुधारना चाहते हैं? लेकिन बिहार के लोगों को, बिहार की जनता में तो ये भावना है और लोगों को ये लगता है कि सरकार जो है डबल इंजन की है लेकिन कोई काम की नहीं है। उसको कौन सुधारेगा? जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है,
नीतीश कुमार जी ने पहले भी समीक्षा बैठक की है। एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी शराबबंदी को लेकर के, और उसके ठीक बाद बिहार विधानसभा में 6-6 बोतल मिल गया। डीजीपी साहब निहुर निहुर करके बोतल ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, उसका क्या हुआ? कोई रिपोर्ट नहीं आया। और किस बात की समाज को सुधारने की बात करते हैं? वो तो मेन नहीं है। यहाँ हजारों करोड़ का शराब का कारोबार है, वो कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता है। बहुत बड़े बड़े लोग का इसमें हाथ है, उसको पकड़ने की ज़रूरत है। समाज तो खुद सुधर जाएगा, और अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी तो बैठे बैठे भी इस काम को बहुत बखूबी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, गए हैं तो अगर उनको यही मकसद है जो जाने ही से सुधार होगा तो इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो पार्टी का काम में गए हैं समाज को सुधारने के लिए। मेरी शुभकामना हो जो अन्य जो उनका यात्रा जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं हो, इस बार अगर कुछ फ़ायदा हो तो मुझे प्रसन्नता होगी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जब जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले हैं समाज को हमेशा लाभ हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री लगातार 16 वर्षों से मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में काम कर रहे हैं। 16 वर्षों में 13 अब तक की ये 13वीं यात्रा है और विभिन्न मुद्दों के आधार पर विभिन्न विषयों को लेकर के वो यात्रा करते रहे हैं और मुझे लगता है कि इस यात्रा का लाभ मिलता है। समाज सुधार यात्रा मुख्य रूप से शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह को रोकने के लिए है। जिस प्रकार से जाकर के मुख्यमंत्री वहाँ के लोगों के साथ 2-3 जिलों के साथ मिलाकर के जीविका दीदियों से और अन्य लोगों के साथ जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, वैसे लोगों से बात कर करके और उन कुरीतियों के खिलाफ या उनको जो प्रेरित करने वाले लोग हैं वैसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर सियासत तेज है तो दूसरी तरफ सीएम की अगली यात्रा की तैयारी भी जोरों पर है। आपको बता दें कि सीएम की समाज सुधार अभियान के तहत अगली यात्रा गोपालगंज की होने वाली है, जिसको लेकर गोपालगंज में ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव सहित गोपालगंज जिला अधिकारी और एसपी ने मिंज स्टेडियम का निरीक्षण किया। वहीं इस यात्रा को लेकर सीएम की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान सीएम गोपालगंज, सारण और सिवान के लोगों को संबोधित करेंगे। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा विशेष समाज पर दिए विवादित बयान और बवाल होने के बावजूद भी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी संभल नहीं रहे हैं और उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मांस मछली खाने वाले ब्राह्मणों पर हमला बोला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान से इनकार करते हुए इसे स्लिप ऑफ टंग करार दिया था। वहीं जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद ब्राह्मण समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल को उतार दिया गया है। आते हैं श्राद्ध में और ये में, तो ऐसे लोगों से पूजा नहीं कराइए आप लोग। यही शब्द हमने कहा था, इसके अलावा और बातें आई थी। इसके बाद प्रतिक्रिया में कुछ ब्राह्मण तबके के लोगों ने कहा कि जीतन मांझी ब्राह्मण को गाली दिया है। तो यहाँ पर ब्राह्मण का नाम नहीं हम जाना है। ब्राह्मण और पुजारी में फ़र्क है। जो ब्राह्मण है अपना ब्रह्म जानते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। तो पता नहीं आप लोग ही जानते हैं कितने ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। तो कहने का मतलब पुजारी की बात हमने कही, और वैसा पुजारी की बात कही जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है और हमारे यहाँ पूजा कराता है और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा। तो हम उनके लिए कहा, और ये ले उड़े कि हम ब्राह्मण के लिए कहा है। हम ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था। एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इनके द्वारा जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, इनके द्वारा ब्राह्मण के विरुद्ध और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक बयान दिया गया था। इसी के विरोध में हिंदू संगठन और श्री राम सेना के लोग इनके आवास पर सत्यनारायण भगवान का पूजा करने का
मैसेज वायरल हुआ है, उसी के लेकर हम लोग नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि कल ही आएंगे लोग, आज भी आने चाहे, इसीलिए आप लोग भी आए हुए हैं। अगर ऐसे बात रहती कि कल ही आएंगे तो आप लोग यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन हम लोग सुरक्षा कार्यों। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर जारी विवादों के बीच बीजेपी नेता गजेंद्र झा पर हुई कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस ने कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि दोनों ने गलत शब्दों का प्रयोग किया और कार्रवाई दोनों के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन हमेशा सजा छोटों को मिलती है। हमेशा छोटा जो होता है, छोटी मछली, उसको सजा मिलती है। ठीक है, मांझी जी ने कहा, तो आप मांझी जी आपके अलायंस में हैं, उसने तो रिएक्शन में जवाब दिया। मैं उस बात को भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। उनका भी जो लैंग्वेज था, ये किसी भी राजनीतिक लोग जो हैं उनके बारे में कहना मैं समझता हूँ उनका दुखद था, लेकिन कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए थी, सिर्फ एक पर नहीं। जो कमज़ोर है उसको आप सज़ा दे दिए, जो बड़ा है उसको माफ़ कर दिए। ये कैसा नियम है? नियम सबों के लिए बराबर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर मांझी जी ठीक है, उनके पार्टी की नहीं है, लेकिन वो अलायंस पार्टी तो हैं, उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, या उनको क्या उन्होंने सीख दी है, उनको क्या ज्ञान दिए हैं जो आप ऐसा नहीं कीजिए। मांझी जी ऐसी बात बार बार बोलते हैं, फिर कभी मुकर गए, कभी संशोधन कर दिए। तो मैं समझता हूँ ये काम दोनों आदमी ने गलत किया था, तो बड़े को छोड़ दिए, छोटे को सजा दिए। वैसे उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरी यही राय है। इधर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस को खरमास के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि इस खबर को कांग्रेस के कई नेताओं ने अफवाह और न्यूज को प्लांटिंग करार दिया है। वहीं चल रही अटकलों के बीच में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आला कमान को 5 नामों का सुझाव दिया है, जिसमें से सांसद रंजीत रंजन, विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा, विधायक शकील अहमद खान, कांग्रेस नेता अरविंद सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री अवधेश सिंह का नाम है। इस नामों में रंजीत रंजन प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव के बाद ही बिहार को प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। अब सूची के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोल डिस्क्रिप्शन जो है पार्टी के आला कमान का है, और हम लोग सब काम कर ही रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हम भी, आपको पता है, मदन जी के साथ, इसके पहले भी हम लोगों ने साथ में काम किया है। तो ये जो पूरा मामला जो है कि इस तरह की बातें चल आती रहती है। अभी संगठन का चुनाव है, सदस्यता अभियान चल रहा है, हम तमाम लोग उसमें लगे हैं। तो ये निर्णय आला कमान को लेना है, प्रभारी महोदय को लेना है। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। कोई किसी के साथ गठबंधन की तैयारी में है, तो कोई पार्टी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी बिहार उपचुनाव में बेहतर परिणाम मिलने से उत्साहित होकर यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसको लेकर पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को 12 जनपद रोड स्थित दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के तमाम कार्यकारी सदस्य, जिला अध्यक्ष एवं सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव को चिराग पासवान के समक्ष रखा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इधर बिहार के सहरसा में कुख्यात अपराधी पप्पू देव की मौत के बाद अब बवाल जारी है। वही मौत के बाद पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के साथ ही पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा कि उस मुठभेड़ के दौरान वो भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद राजद प्रवक्ता बंटू सिंह ने सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके शरीर पर इतने लाठी लगे हैं, उनकी हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी भूमिहार जाति को खत्म करने का आरोप लगाया है। तो ये देखने की चीज है कि हार्ट अटैक में भी 500 लाठी का दाग होता है, वो तो देखने का चीज है, वो पूरा बिहार देख रहा है। ये लिपि सिंह जो है
इसके मार्फत ये जहां जाती है मेरे समाज को ये टारगेट करती है। ये लिपि सिंह एक कृष्ण कुमार को साथ में रखती है। वो कौन है कृष्ण कुमार? वो क्या लगता है लिपि सिंह का? इसको जवाब देना होगा। वो एक वांटेड अपराधी है जो मुंगेर में जिसका फोटो आया था मारते मारते माता अथीवाला में, वो उसके ऊपर वारंट है। वो कैसे रह रहा है सहरसा सर्किट हाउस में? इसका जवाब देना हो। क्या संबंध है लिपि सिंह के साथ कृष्ण कुमार का? इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद गुरुवार को बक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बता दें कि जिले के श्याम उत्सव वाटिका में स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की स्मृति में कैलाशपति मिश्र परिषद के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यस्थल पर पहुंचकर एसडीएम, डीएसपी एवं सर्जेंट मैनेजर ने जायजा लिया। इस बाबत उन्होंने जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन सजग है और डिप्टी सीएम की आगमन को लेकर के भी तैयारी पूरी कर ली गई है। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है यहाँ पर। उनके साथ बिहार सरकार के कुछ अन्य माननीय मंत्रीगण के भी आने की सूचना है। यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा, जिसका अभी जायजा लिया गया है, ये एक निजी कार्यक्रम है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हम लोगों ने इसका जायजा लिया है। विधि व्यवस्था को लेकर और सुरक्षा के अन्य इंतजाम के प्रति हम लोग सचेत हैं। हम लोग की तैयारी पूरी है। कार्यक्रम सफल रहे, हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। खबरें अभी जारी है। समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज को लोक गायिका तनु प्रियंका का प्रणाम। DTV भारत को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस उपलक्ष्य में मैं लोक गायिका तनु प्रियंका आ रही हूं आपके शहर पटना बिहार में 29 दिसंबर 2021 को, और आप सभी को आमंत्रित करती हूं कि आप भी आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं सतीश कुमार, डायरेक्टर अपना सियाना होम्स, जो DTV द्वारा 29 दिसंबर को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह में मैं आ रहा हूँ। आप भी आ रहे हैं ना? धन्यवाद। औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया, औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छू इसे, ये जहर है ऐ मेरे दोस्तों। इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया, इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गायक सुमित श्री बाबा 29 दिसंबर को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021-22 में आ रहा हूँ। आप भी आइए। नमस्कार, प्रणाम। मैं भवानी पांडे और मैं आ रहा हूँ आप सभी से मिलने। 29 तारीख को DTV भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह, जिसमें बिहार के जाने माने कलाकारों को और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो कि DTV भारत के तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम भी आ रहे हैं उसमें, आप सब भी आएँ, बहुत ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं 29 तारीख को DTV भारत के तरफ से किया जा रहा है कार्यक्रम बिहार श्री सम्मान समारोह। धन्यवाद, प्रणाम। मैं उमेश मेहता, वार्ड नंबर 62 पार्षद प्रतिनिधि। ये जो 29 तारीख का जो कार्यक्रम होना है DTV भारत पे पंच परमेश्वर का जो भी कार्यक्रम है, वो बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होगा। इसमें हर गरीब व्यक्ति से लेकर ऊंचे पायदान तक का सभी पे चर्चा होगी और इसमें DTV भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तमाम जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप 29 तारीख को इस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा बने, शामिल हो, ताकि आपका जो मन की बात है वो लोग जनता जान सके। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए मैं DTV भारत को फिर से धन्यवाद देता हूँ। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात बक्सर की करेंगे। बक्सर में ट्रैफिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑटो रिक्शा चालकों ने सैकड़ों की संख्या में जमा होकर किला मैदान में उग्र प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान आम लोगों के साथ ही जिलाधिकारी अमन समीर जाम में फंस गए, जिन्हें स्क्वाड टीम ने बाहर निकाला। यहाँ प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों का आरोप था कि ट्रैफिक पुलिस प्रभारी अंगद यादव अवैध वसूली करते हैं, जिससे ऑटो चालक परेशान है। वहीं इस आरोपों को ट्रैफिक पुलिस प्रभारी अंगद यादव ने खारिज किया। हालांकि अंगद यादव के खिलाफ पहले भी प्रदर्शन हुआ है और उनका पुतला भी दहन किया गया। ₹1000 अवैध वसूली करते हैं, गरीब लोग हैं और ये गरीब रिक्शा वाले और ये बक्सर का सबसे बड़ा वसूली वाला आदमी है। ये पैसा पहुंचाता है और प्रॉपर चालान नहीं करता है। इधर राजधानी पटना में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर सब्जी मंडी में आंवला व्यवसायी के मुंशी से 42,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मीठापुर के प्रसिद्ध तिलकुट विक्रेता भोंदू साहब के मकान में रहने वाले आंवला व्यापारी झोले में कमाई की रकम लेकर जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पैसे से भरे झोले को लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर अंबा थाना क्षेत्र के कॉलोनी मोड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक नीमा गांव से औरंगाबाद मिट्टी मंजिल में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तभी कॉलोनी मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। वहीं गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर मुंगेर में शराबबंदी अभियान को और अधिक सफल बनाने में अब मदरसा शिक्षकों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसा शिक्षकों और छात्रों के साथ हुई एक बैठक कर शराबबंदी के फायदे और शराब पीने के नुकसान को बताया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मदरसा में तमाम शिक्षक इस अभियान की सफलता के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया 2016 और उसको सख्ती से लागू करने के लिए 16 नवंबर को उन्होंने तमाम स्कूल तमाम पदाधिकारी से मीटिंग की और इस पर कानून को लागू करने के लिए जोर दिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आला बिहार का मंशा है कि आवामी बेदारी किया जाए शराब की खराबियों के बारे में, नशा के बारे में, ताकि आवाम जब बेदार हो जाए तो आसानी से कानून लागू हो सके। इधर पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अस्पताल बाढ़ में बंध्याकरण कैंप के दौरान भारी अनियमितता देखने को मिली। यहां गांव से आने वाले मरीजों से जांच के नाम पर 600 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा घोषणा की जाती है कि बिहार की जनता को तमाम तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं फ्री में मुहैया कराई जाएगी। इसके बावजूद भी वसूली की जा रही है और मरीज और उसके परिजन इसका आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं इस स्थितियों के बाद मरीजों के परिजनों में आक्रोश भी देखने को मिला। बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में जहां पर ऑपरेशन बंध्याकरण के ऑपरेशन का कैंप लगाया गया है। तमाम तरह की सुविधाएं सरकार दे रही हैं, लेकिन उस सुविधाओं में छेद करने में यहां के ही कर्मचारी माहिर है। कई जब बंध्याकरण के ऑपरेशन के लिए दूर दराज के गाँव से गरीब महिलाओं से जब हमने बात की जानने। इधर औरंगाबाद के सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल का दर्जा तो जरूर मिल गया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। सदर अस्पताल के दवाखाना में 72 के बजाय 55 दवाएं उपलब्ध हैं। इनमें ऐसी दवाइयां भी शामिल है जो रोजमर्रा के उपयोग में आती है। यहां कफ सिरप लंबे अरसे से नहीं है, जबकि सरकार का निर्देश है कि इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों को इलाज के साथ निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करानी है। लेकिन सदर अस्पताल में पूरी दवाओं की उपलब्धता न होने से यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक हेमंत राजन ने बताया कि जितनी भी दवाइयां यहां उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर बड़े अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। शीघ्र ही यहां सभी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी।
इधर ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सुविधा को पहुंचाने के उद्देश्य से इसी साल 5 मार्च को मुंगेर के तत्कालीन डीएम ने जिला समाहरणालय से 2 मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाबार्ड के सहयोग से संचालित होने वाले एटीएम में मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक करेंसी ट्रांजैक्शन सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए बातें कही थी, लेकिन उद्घाटन के महीनों बीत जाने के बाद भी मोबाइल एटीएम वैन बैंक के पीछे परिसर में खड़े खड़े सड़ रहा है। अभी मैं थोड़ी कुछ पहले मैं प्रभार ग्रहण किया हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ ये ड्राइवर की कमी है, इसको चलाने के लिए जो है चालक की आवश्यकता है और हम चालक के लिए क्योंकि चालक हम लोग बहाली नहीं कर रहे हैं, तो चालक आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली करने के लिए दैनिक जागरण समाचार पत्र में हमने जो है निकाला था रिक्वायरमेंट, ये 2 हमको चालक की आवश्यकता है। अभी तक किसी भी आउटसोर्सिंग फॉर्म द्वारा अप्लाई हमको नहीं किया गया है कि हम चालक आपको उपलब्ध करवाएंगे। इधर भागलपुर के सैंडिस मैदान में जोश और जुनून से परिपूर्ण सैकड़ों की संख्या में छात्राएं सैंडिस कंपाउंड मैदान में एएसआई दरोगा और सिपाही बनने के लिए पसीना बहा रहे हैं, जहां 500 और 1600 मीटर दौड़ और ऊंची कूद की तैयारी करने में लगे हैं। दरअसल मंदार डिफेंस एकेडमी द्वारा कम शुल्क में छात्राओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं किशनगंज, मधेपुरा, बांका समेत बिहार के कई जिलों के छात्र और छात्राएं यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। इधर सुपौल में मिडिल स्कूल परिसर में कबीर विचार मंच के सौजन्य से आयोजित 3 दिवसीय सत्संग सह प्रवचन समारोह के दूसरे दिन बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जीवन के मूल को संत कबीर की पंक्तियों के द्वारा समझाते हुए संतों ने कई उपयोगी बातें कही। प्रबुद्ध संतों ने जीवन के अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखते हुए अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध किया। एक पादरी जी थे, पादरी जी, अगर आप 5 महला बिल्डिंग है तो आप। इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां रायबरेली एसपी के निर्देश पर मिलेरिया पुलिस और एसटीएफ साइबर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वादिनी से फर्जी आईडी बनाकर 32 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के संबंध में 3 विदेशी नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड समेत कई अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये आज मिलेरिया पुलिस को एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ी सफलता मिली है। एक जो साइबर फ्रॉड करते हैं, एक बड़ा गैंग है, नाइजीरिया के अभियुक्त हैं, वो गैंग पकड़ा गया है दिल्ली से एसटीएफ के सहयोग से। वो तीनों अभियुक्त 32 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए गए थे, जिस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ था और विवेचना चल रही थी। तो खबरों के सफर फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।